प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के दौरे पर रहे, जहां सिंगापुर के पीएम ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। पीएम मोदी ने सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग के साथ सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का दौरा भी किया। अपने दौरे पर पीएम मोदी ने बड़े कारोबारियों और सीईओ के साथ मुलाकात की। पीएम मोदी ने उन्हें भारत में जारी सुधारों के बारे में बताते हुए निवेश करने का न्योता भी दिया। पीएम मोदी का सिंगापुर दौरा भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। वहां पीएम मोदी ने कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। दोनों देशों के बीच जिन भी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उससे भारत को खास तौर पर बड़ा फायदा होगा। आपको बता दें, सिंगापुर को सेमीकंडक्टर की दुनिया का बादशाह कहा जाता है। ऐसे में भारत का सिंगापुर के साथ हुआ समझौता आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या है इन सारे समझौतों के मायने? हालांकि इस पर हमने कुछ बातचीत कल भारत का सवाल में की है। हमने जानने का प्रयास किया था कि तकनीक कितनी महत्वपूर्ण है, सिंगापुर ने कैसे खुद को बहुत सक्षम बनाया है, इकोनॉमिक्स के मामले में अपने आप को मजबूत बनाया है और तकनीक का कैसे इस्तेमाल करते हैं, भारत क्या कुछ सीख सकता है। इस पर हम एक बार फिर चर्चा करेंगे। आज दो महत्वपूर्ण सवाल है, मैंने शुरुआत में ही आपके सामने रखे थे। एक, सेमीकंडक्टर पर बड़ा जोर है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा, भारत में होंगे कई सिंगापुर, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये रिपोर्ट। भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जल्द ही एक ग्लोबल प्लेयर बनने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। पीएम मोदी का सिंगापुर दौरा भी इस लक्ष्य की तरफ बढ़ने में एक बड़ा कदम साबित होने वाला है। अपने दौरे में पीएम मोदी ने सिंगापुर में वहां के पीएम लॉरेंस वोंग के साथ बैठक की है, जिसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि सिंगापुर सिर्फ एक भागीदार देश नहीं है, बल्कि हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भारत में कई सिंगापुर भी बनाना चाहते हैं और इसके लिए मिलकर प्रयास कर रहे हैं। स्केल भी आप कल्पना कर सकते हैं। सिर्फ हमने गरीबों के लिए घर बनाए, 4 करोड़ घर। अब ये यानी कितने सिंगापुर बन जाए, 4 करोड़ घर यानी। अपने सिंगापुर दौरे में पीएम मोदी ने कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौतों के अनुसार अब से दोनों देश शिक्षा और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में भी आपस में सहयोग बढ़ाएंगे। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय ने सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत करने का भी समझौता किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की ग्रोथ का सबसे ज्यादा फायदा देश के युवाओं को होगा। मैं ये समझता हूँ कि 21वीं सदी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी और बगैर इलेक्ट्रॉनिक चिप के हम इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। हम बहुत एग्रेसिवली सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जा रहे हैं। अब तक करीब 5 कंपनियां ऑलरेडी अपना काम शुरू कर चुकी हैं। आगे भी औरों की संभावनाएं हैं और हम पूरी इकोसिस्टम को लाने वाले। हमको एक छोटा सा टुकड़ा, एक आध हिस्सा करके अटकने वाले नहीं है। भारत के पास टैलेंट है। आज दुनिया में जितने भी चिप्स हैं, अगर उसका राइटिंग का काम है तो सॉफ्टवेयर का काम है, वो सब हिंदुस्तान में हो रहा है। सिंगापुर दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने बिजनेस लीडर्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में कोई सबसे तेजी से बढ़ने वाला विमानन क्षेत्र है तो वो भारत में है। व्यवसायियों को निवेश करने के लिए भारत आना चाहिए। अगर आपकी कंपनियां ग्लोबली क्या चल रहा है उसका एक अगर सर्वे करें, ग्लोबल डिमांड क्या है उसका अगर एक एनालिसिस करें और उसके अनुसार भारत में स्किल डेवलपमेंट के लिए आए, तो ग्लोबल जॉब मार्केट को बड़ी आसानी से एड्रेस कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और गहरे हुए। भारत और सिंगापुर ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाते हुए सेमीकंडक्टर में सहयोग सहित 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। भारत बहुत बड़ा देश है। आप किसी सिंगापुर की कल्पना किसी शहर के मुकाबले कर सकते हैं। यहाँ के शहर भी अगर आप देखेंगे तो कई सिंगापुर से बड़े दिखाई पड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद जिस मॉडल पर सिंगापुर काम करता रहा, हालांकि वॉल्यूम या फिर छोटे क्षेत्र में काम करना था, इसको समझने का प्रयास करेंगे और इसमें मेरी मदद करेंगे रजत मिश्रा। टेक एंटरप्रेन्योर हैं, कई बार इस पैनल के जरिए, मंच के जरिए वो हमें कई चीज़ों के बारे में बता चुके हैं। सेमीकंडक्टर पर बड़ी बात हुई है तो आज रजत, मैं उस पर आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। आशीष
आशीष शर्मा आज मेरे साथ खास मेहमान के तौर पर जुड़ रहे हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं डीबीएस बैंक सिंगापुर से, सीधे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष वहाँ की इकोनॉमिक्स के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि भारतीय मूल के हैं तो भारत की अपेक्षाएं क्या हो सकती हैं, क्या कुछ सीखा जा सकता है, इस पर उनसे बात करूंगा। और हर बार की तरह महत्वपूर्ण विषयों पर बोलने के लिए संजीव श्रीवास्तव जी, जो कि जाने माने फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, आपका भी स्वागत करता हूं। आशीष, आपका स्वागत है। रजत, आपका स्वागत है। संजीव जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि आपका ओपनिंग कमेंट जो होता है वो हमेशा प्रोग्राम को एक गति दे देता है। तो मुझे ये बताएं सबसे पहले तो कि छोटे छोटे ब्लॉक्स में 4 करोड़ मकान बनाए, जिसमें कई ये एक स्टेटमेंट अभी आपने प्रधानमंत्री जी का सुना होगा। तो इससे ये बात तो स्पष्ट है कि अगर हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में काम करें, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट विलेजेस, ये जो टर्म्स हमने यूज की थी, मुझे लगता है कि वो विजन वही था। क्या आपको लगता है इस दिशा में कुछ काम हो सकता है, और इस यात्रा में ऐसा क्या मॉडल हो सकता है जो कि हम ना सोच पाए हों और हम सिंगापुर से कुछ अडॉप्ट कर पाए? धन्यवाद प्रवीण जी। और देखिए, कल जैसा कि हमने आपके मैं संजीव जी आपके पास दोबारा आऊंगा, क्योंकि ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमारी तकनीकी टीम जरा उसको करेक्ट करेगी और फिर आपसे मैं बातचीत करता हूं फोन पर लेकर। रजत, इस बीच मुझे ये सेमीकंडक्टर थोड़ा आप बताएं, तब मैं इस विषय पर जाऊंगा। ये सेमीकंडक्टर किस तरह से इस्तेमाल होता है? सेमीकंडक्टर के मामले में सिंगापुर को बादशाह माना जाता है। भारत के लिए ये क्यों ज़रूरी है? थोड़ा सा समझाएं दर्शकों को आसान भाषा में, ताकि उनको समझ में आए कि ये डील किस तरह की है। जी धन्यवाद प्रवीण जी। सेमीकंडक्टर बेसिकली कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच एक तरह के एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें मेनली सिलिकॉन का यूज होता है। अब ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाने के बजाय हमें ये समझने की जरूरत है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आज हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपके फोन चार्जर हो गए, लैपटॉप हो गए, टीवी हो गए, या इवन वॉशिंग मशीन से लेके बाकी चीजें जिसमें आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी इस्तेमाल देखते हैं, साथ ही साथ ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज जो कार हैं। आप इमेजिन कीजिए एक सिंपल सी कार जिसमें आप ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स शायद इमेजिन न भी करें, उसमें भी 1500 से 2000 चिप्स होते। ये सेमीकंडक्टर्स बेसिकली इन चिप्स को, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल। ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री ESDM कहलाती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें ही इंटीग्रेटेड सर्किट्स आते हैं, डिफरेंट चिप्स आते हैं, वेफल्स आते हैं, फैब जो फैक्ट्रीज होती हैं जो फैब्रिकेशन का काम करती हैं, ये सारा सिस्टम इसमें आता है। सिंगापुर से पहले हम एक दो और जाने, ताइवान इसमें सबसे बड़ा नाम आता है। एक्चुअली देखिए सिस्टम क्या होता है कि सबसे पहले इन चिप्स को या इन सेमीकंडक्टर्स को, आईसीज को डिजाइन किया जाता है, मतलब इस पर पहले रिसर्च होती है, इन्हें डेवलप किया जाता है थ्योरेटिकली, उसके बाद इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है, और उसके बाद बाकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उनके साथ असेंबली की जाती है। तो जो डिजाइन है ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, और रिसर्च और डेवलपमेंट R&D का मेन पार्ट डिजाइन का होता है। ये मैक्सिमम डिजाइन का पार्ट यूएसए हैंडल करता है, बिकॉज उनकी कंपनीज ने पिछले कुछ डिकेड्स में ये चीजें डेवलप की। इसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट आता है, उसमें मेजॉरिटी 60% आप कहें तो वो ताइवान के पास, और असेंबली का जो पार्ट है उसमें बहुत हद तक चीजें चाइना के पास। सिंगापुर इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट आता है बिकॉज जितने भी कंपनीज हैं जो चाहे डिजाइन में काम कर रही हो, या मैन्युफैक्चरिंग में, या असेंबली में, सबके ऑफिसेस और उनके बेसेस सिंगापुर में। और सिंगापुर में ने पिछले कुछ 2-3 डिकेड्स में इन चिप्स पर स्पेशली बहुत ज्यादा काम किया है, और मल्टीपल तरह से काम किया है, मतलब पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया है, जिसमें न सिर्फ डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली भी कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के कोर्सेज रखे हैं जो पर्टिकुलरली इसी चीज में रिसर्च का काम करते हैं और स्किल लेवल फोर्स डेवलप कर। इस तरह से वहां की जो मल्टीपल कंपनीज हैं, उन्होंने अपना दबदबा चिप्स की फील्ड में, सेमीकंडक्टर्स और ESDM की फील्ड में ऑल ओवर वर्ल्ड में रखा। बट सिंगापुर एक छोटी जगह है, उसके पास डेफिनेटली उन्होंने मनी के सेंस में, रिसोर्सेज के सेंस में काफी कुछ है, बट अब वो अगर एक्सपैंड करना चाहते हैं तो उनके लिए भारत एक स्वाभाविक नजर आता है डेस्टिनेशन, जहां पर लेबर है। रजत, मैं ये समझना चाहूंगा, हम क्या इंपोर्ट बढ़ाने वाले हैं, हम क्या प्रोडक्शन अपने यहाँ करने वाले हैं, हम क्या टेक्निक लेने वाले हैं, वो क्या हमारा फायदा क्या है वहां से? इसमें तीनों चीजें रहेंगी और इनका एक मिक्स सेटअप रहेगा। वो डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट।
कहीं पर हमें जेवी यानी जॉइंट वेंचर्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे हमने टाटा के सेंस में देखा था या वेदांता के सेंस में देखा था कि इन्होंने कुछ जगहों पर जॉइंट वेंचर्स किए, तो वहां से कुछ टेक्निक और कुछ टेक्नोलॉजीज भी भारत में आई और उन्होंने यहाँ पे सेटअप जी, किए। आपका But पॉइंट साथ- क्लियर है, मैं इस पर थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। आपने एक बड़ा दिलचस्प यहाँ पर बिंदु बताया और मैं उसके लिए आशीष से भी बात करूंगा, और पहले हम संजीव जी को सुनना चाहेंगे। संजीव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और मैं भी आपको सुनना चाहूंगा कि आपकी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। जी प्रवीण जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी, तो मेरा आपसे जो सवाल था छोटे छोटे ब्लॉक्स में, क्योंकि सेमीकंडक्टर के बारे में रजत ने काफ़ी डिटेल में बताया है और काफ़ी आसान भाषा में वो चीज़ समझ में भी आती है। छोटे ब्लॉक्स में स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट विलेजेस की हम बात करते हैं, तो कई सिंगापुर बनाने की जब बात करते हैं, क्या इसी तरफ इशारा है? जी निसंदेह प्रवीण जी, जैसा कि हम आपके शो में कल भी डिस्कस कर रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो सिंगापुर को एक मॉडल के तौर पर देखता रहा है। और सिंगापुर का जो विकास, जो जिस तरीके की संपन्नता, जिस तरीके का जो विकास का उच्चतम स्तर सिंगापुर ने हासिल किया है, वो निसंदेह भारत के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर है। और इसी वजह से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि हम भारत में कई सिंगापुर बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो जाहिर है कि वो सिंगापुर के मॉडल से गहरे तरीके से प्रभावित हैं। और जैसा कि हमने आपके शो में प्रवीण जी कल डिस्कस किया था कि सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू, जिनका की विजन सिंगापुर को एक ट्रांसफॉर्म करने का था, उससे प्रधानमंत्री मोदी स्वयं बहुत प्रभावित रहे हैं। और वो ली कुआन यू के विजन के आधार पर उन्होंने स्वयं भी जो है बहुत कुछ उससे प्रेरणा ली है। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी विकसित भारत को बनाने की बात करते हैं, तो जाहिर है कि जो छोटे छोटे ब्लॉक्स में छोटे छोटे स्मार्ट सिटीज के माध्यम से, स्मार्ट विलेजेस के माध्यम से, ये कैसे पॉसिबल होगा, इसको थोड़ा डिटेल में मैं समझूंगा। और मैं चाहता हूं कि ब्रेक पर जाऊं उससे पहले आशीष को मैं चर्चा में शामिल करूं, फिर उनसे अगले सेगमेंट में थोड़ी और आशीष, एक पॉइंट अभी आपने सुना होगा, रजत ने कहा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर बड़े ऑफिसेस, मुझे ऐसा लगता है सिंगापुर जब भी जाओ तो वहां पर वो एक ऑफिसेस का हब जैसा है। आप खुद वाइस प्रेसिडेंट हैं डीबीएस बैंक के, और हम देखते तमाम बैंक्स ही बैंक्स दिखाई देते हैं, जितनी बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों? और ये सिंगापुर कैसे हब बना, कैसे अपने आप को डेवलप किया, और दुनिया की बड़ी ताकतें जैसे भारत जो है उसको भी सिंगापुर जैसे छोटे से देश से कई चीजें सीखने का अवसर मिलता है, ये कैसे हुआ? सवाल बहुत अच्छा है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। इसके एक लंबी कहानी है, जैसे संजीव जी ने ऑलरेडी बताया है। जो सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री थे, ली कुआन यू, LKY, जिनको सब लोग उसमें जानते हैं, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। जब सिंगापुर आजाद हुआ था तो एक उनका विजन था। सिंगापुर आजादी से पहले एक गरीब नेशन में ही काउंट किया जाता था, पर उन्होंने चीजों को सिस्टमैटिकली चेंज करा। हाउसिंग से लेकर आपका इंडस्ट्री, FDI अट्रैक्ट करना, पॉलिसी मेकिंग और एजुकेशन में इनका बहुत फोकस रहा है। आज की डेट में सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम या स्कूल सिस्टम आप कह लो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड कहा जाता है, जहाँ पे जो नेचुरल टैलेंट डेवलपमेंट जो इनके प्रोग्राम्स हैं, और इसके अलावा जो स्कूलों में जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक टारगेटेड एरियाज के लिए होते हैं। सिंगापुर आपको पता है, एक इट्स नॉन एज अ स्मॉल रेड डॉट, छोटी सी कंट्री है। एरिया के हिसाब से मेरे ख्याल से 732 या 750 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास नक्शे का में ढूंढने एरिया से है, नहीं मिलता, अगर वर्ल्ड मैप पर ढूंढने जाओ तो बड़ी मुश्किल होती है, अगर लिखा ना हो तो आपको मिल नहीं पाएगा जी। तो कहने का मतलब ये है कि इससे बड़ी सिटीज आबादी में भी और एरिया में भी इंडिया में हमारी कई सारी सिटीज हैं। मेरे अनुमान के हिसाब से 10 से ऊपर होंगी। हमारा जो फोकस है, मतलब, और जो करंट गवर्नमेंट का जो फोकस है इस चीजों में कि सिंगापुर मॉडल को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, प्रोवाइडेड कि हम लोग उन चीजों को एमुलेट कर पाए। कैसे सिंगापुर पॉलिसी मेकिंग में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सिंगापुर नंबर 2 पोजीशन पे है। हम लोग 2014 से
इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे ये हैं। मैं थोड़ा डिटेल में 132 समझूंगा से क्योंकि लेकर कल भी संजीव जी से जब बात हो रही थी तमाम मेहमानों से तो दो चीजें निकल कर आई थी, गवर्नेंस और टेक्निक, दो चीजें हैं जो बेजोड़ हैं सिंगापुर की। किस तरीके से इस मॉडल को अपनाया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं भारत की पॉलिटिक्स, एक गवर्नेंस बड़ा मुद्दा आता है, बिल्कुल अलग अंदाज है वहां पर। हालांकि सॉफ्ट डिक्टेटरशिप यूज किया जाता है सिंगापुर के लिए, लेकिन इसके बावजूद सिंगापुर का अपना एक मॉडल है। वहां की पॉलिटिक्स उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी भारत की है। राज्य, केंद्र सरकार, फिर शहरों को चिन्हित करना, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक लाने का प्रयास किया गया। आपको लगता है ये कितना फिजिबल है और कैसे हो सकता है? थोड़ा सा इस पर एक रोशनी डालें। मेरे ख्याल से पिछले काफी समय से सिंगापुर की जो कंपनीज हैं, अगर आपको याद हो तो एक अमरावती स्मार्ट सिटी या तेलंगाना या आंध्रा का कैपिटल का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, जी जी, जिसके लिए अमरावती, सिंगापुर की बिल्कुल ठीक कंपनी बता है, रहे हैं जी। सिंगापुर की एक कंपनी है सूरीबाना जुरोंग, वो उसने कंसेप्चुअलाइज किया था पूरा प्रोग्राम। तो सिंगापुर जो है आपका स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजीज में, वाटर मैनेजमेंट में और फाइनेंशियल सर्विसेज में अग्रणी माना जाता है। मतलब यहाँ के जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बॉडीज है, उन लोगों का बहुत एडवांस प्लानिंग के हिसाब से चलता है। ये लोग 10 साल पे आगे और उससे 15 साल आगे क्या चीजें होने वाली हैं वो चीजें एंटिसिपेट करते हैं और स्ट्रक्चरली उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दूंगा, ये ट्रांसशिपमेंट हब इसके शिपिंग के लिए एक बहुत बड़े पोर्ट की तैयारी सिंगापुर में हो रही है। सिंगापुर एक वैमानिक हब भी है, एक साउथ ईस्ट एशिया का एक सेंटर पॉइंट है, जो काफी कंट्रीज को कनेक्ट करता है। जो करंटली सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है उसको एक्सपेंशन, उसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात ऑलरेडी चल रही है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे है। तो यहाँ का गवर्नमेंट का जो सोचना है वो 5-10 साल का नहीं, आगे के 15-20-30 सालों की प्लानिंग के हिसाब से चलता है, विच इज वेरी गुड और पॉजिटिव थिंग। इंडिया के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि सरकारें बदलती हैं, आपकी पॉलिसी फोकसेस और नहीं, लेकिन डेमोग्राफी अभी आप देख और रहे होंगे पिछले ये कुछ सब समय से चीजें। 2040, 2038, 2000, अब हम भी आगे का जो है वो आते हैं विजन। और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है उनके नेतृत्व में अभी तीसरा टेन्योर आया, ये बहुत पॉजिटिव भी माना गया है कि भारत में लगातार जो है एक सरकार पर जनता ने इतना। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पॉलिटिकल चैलेंजेस हमारे साथ ज़्यादा रहते हैं। मैं इस पर थोड़ा और आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले रजत, कुछ बातें जो आशीष ने कही, आशीष वो व्यवहारिक पहलू समझते हैं कि खुद सिंगापुर में है तो वहाँ की स्थितियों को देख रहे हैं, लाइफ काफ़ी बदल जाती है। अच्छा, वैसे आशीष आप मूल रूप से कहाँ से हैं, भारत में कहाँ से हैं? भारत में मैं देहरादून से हूँ। अच्छा, उत्तराखंड से है मतलब, तो उत्तराखंड। ठीक है, उसके बारे में हम और थोड़ा आपसे समझेंगे। लेकिन रजत, मुझे बताएं कि सिंगापुर के विषय में जो एक व्यवहारिक पहलू के तौर पर बताएं। आज प्रधानमंत्री जब कह भी रहे थे तो निश्चित तौर पर हम जिससे जो कुछ सीख सकते हैं वो सीखते ही हैं। अभी एक यात्रा के बाद में हम चर्चा तो कर रहे हैं और कई बार मन होता है, कोई भी जो सिंगापुर की यात्रा पर जाता होगा वो देखता होगा तो उसे लगता होगा कि अगर इसको ऐसे डेवलप किया जा सकता है तो हमारे यहाँ ऐसे नियम क्यों नहीं है, हमारे यहाँ ये चीज़ें क्यों नहीं हो सकती। कई व्यवहारिक चैलेंज आप मुझे वो बताएं कि जो इमीडिएट आपको लगता है कि भारत के स्ट्रक्चर में, जैसे वाटर टेक्नोलॉजी है, मुझे लगता है कि बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं, वाटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं होना चाहिए, या किसी भी तरीके से आप बिजनेस हब बनाने के लिए जो प्रयास करते हैं वो क्यों नहीं हो सकता है। तो वो चीज़ें बताएं जो इमीडिएट हम कर सकते हैं। जी प्रवीण जी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि उन्होंने ये कहा कि हम भारत में कई सिंगापुर बनाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भारत को सिंगापुर जैसा बनाएंगे, क्योंकि वो इस चीज को समझते हैं कि 150 करोड़ का देश और 50-60 लाख लोगों के देश में बहुत फर्क है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसे अमरावती की बात हो रही थी, ये क्रूशियल है कि हम ऐसे कुछ क्लस्टर्स अगर बनाते हैं और वहां पर इसके अराउंड, जैसे सिंगापुर में चीजें हुई हैं, वो चीजें डेवलप करते हैं, तो वो क्रूशियल होता है। उनमें SEZ आते हैं, EPZ आते हैं, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स हैं, जो इस तरह के कैपिटल सिटीज हैं, जैसे NCR की बात होती है, ऐसे ही अलग अलग स्टेट कैपिटल रीजन्स बन रहे हैं। अगर हम इनमें सीखना स्टार्ट करते हैं, वो बहुत क्रूशियल है। जैसे आपने वाटर टेक्नोलॉजी की बात की, वैसे ही वहां का ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम, ये भी बहुत क्रूशियल है। जो वहां पर रोड्स बनती हैं, वो रोड्स काफी ऑब्वियसली मतलब लंबे टाइम के लिए टिकने वाली भी होती हैं, बट काफी कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं।
वो जो टेक्नोलॉजी है वो अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो अपने गवर्नेंस मॉडल और अपनी डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसकी जितनी भी लिमिटेशंस है उसके इस पर थोड़ा साथ बात साथ मैं हमें और करूंगा, क्योंकि संजीव जी जुड़ गए। मैं शुरुआत से उनको सुनना चाह रहा हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज सुन नहीं पा रहा हूं। तो संजीव जी, मुझे थोड़ा सा ब्रेक पर जाऊं उससे पहले आपका एक शॉर्ट कमेंट इस पर चाहूंगा कि एक बात आशीष ने बड़ी इंपॉर्टेंट कही है, बिल्कुल, और पॉलिटिकल सिनेरियो पर भी हम कल बात कर रहे थे। 20 साल 30 साल आगे वो सोच सकते हैं, लेकिन भारत में एक सरकार के लिए सोचना, हालांकि हमारे यहां पर अब कहा जाता है, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जो विजन रखते हैं वो 2040 या इस तरीके से आगे का विजन रखते हैं, बट हम देखते हैं सरकारें बदलती हैं तो बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो ये भी क्या एक चैलेंज रहता है, या आपको लगता है कि कुछ चीजें जो हैं वो टाइम बाउंड की जा सकती हैं? प्रवीण जी, मेरी आवाज अभी आ रही हाँ, है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। जी, देखिए प्रवीण जी, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला तो यह है कि गवर्नेंस रिफॉर्म की आज के इस भारत को, यदि हमें अपने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना है तो गवर्नेंस रिफॉर्म्स करने होंगे। और इस प्रक्रिया में सिंगापुर एक बड़े गाइडिंग लाइट का जो कार्य है वो कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि वो भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं, तो जाहिर है कि वो जो सिंगापुर का जो मॉडल है, जो स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट विलेजेस की जो संकल्पना है, उसको हासिल करने के लिए वो सिंगापुर से बड़ी सीख ले रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दूसरा जो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है प्रवीण जी, वो ये है कि यदि भविष्य में, जाहिर है कि ये जो प्रक्रिया है कई दशकों तक चलने वाली प्रक्रिया है, 2047 तक हम विकसित भारत को बनाने का हमने लक्ष्य रखा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये लक्ष्य रखा है। इस बीच में यदि कोई सरकार बदलती है, कोई नया जो है शासन, कोई पार्टी में आता है, तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि भारत के जो लोगों का एस्पिरेशन और भारत के लोगों की जो वैश्विक जिम्मेदारियां अब इतनी बढ़ गई हैं कि कोई भी अन्य पॉलिटिकल पार्टी भी इस विजन को रोल बैक नहीं कर सकती। वो ये नहीं कह सकते कि हम विकसित भारत को नहीं बनाएंगे। इसका नाम अवश्य अलग दे सकते हैं, नंबर 1 बनाना है और कुछ अलग तरीके का बनाना है, लेकिन जो विकसित भारत को बनाने की जो संकल्पना है वो लोगों के मन मस्तिष्क में बस गई है। और मेरा ऐसा मानना है कि उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में पूरा भारत आगे बढ़ेगा। और एक बात मैं और प्रवीण जी में कहना चाहता हूँ कि देखिए, भारत की जो वैश्विक जिम्मेदारियां हैं आज के समय में बहुत बढ़ गई। आज का ये जो नया भारत है उससे विश्व को बड़ी अपेक्षाएं हैं, और यदि भारत को वैश्विक अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतरना है तो अपने कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को लगातार विकसित करना होगा, और इसमें गवर्नेंस रिफॉर्म्स का बहुत ही महत्व है। भारत आंतरिक रूप से जितना सशक्त और मजबूत बनेगा, जितना विकसित बनेगा, उतना ही वो विश्व के लिए भी एक बहुत ही शुभ समाचार लेकर के आएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि इसी वजह से भारत का जो निर्माण करना, नए भारत का निर्माण करना, विकसित भारत का निर्माण करना हमारे सिर्फ घरेलू जिम्मेदारी नहीं है, ये वैश्विक जिम्मेदारी भी है। और इसे हर भारतीय को समझना होगा, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, कोई सामान्य भारत का नागरिक हो, विदेशों में बसे हुए हमारे जो भारतीय हैं, उनका भी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि वो अपनी मातृभूमि की को विकसित बनाने के लिए वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इत्तेफाक से दोनों जो बैठे हैं, रजत भी काफी बाहर काम कर चुके हैं, फिर वो आए, वो उन्होंने चुना कि वो भारत वापस आए, और आशीष जो हैं वो अभी भी बाहर रहकर काम कर रहे हैं। तो ये इन लोगों से इस विजन पर, और आपने मुझे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म दिया बातचीत का जिसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, गवर्नेंस रिफॉर्म, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट। हम योजना चाहे जितनी बना लें, इंप्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन किस गति से करते हैं, कितने टाइम बाउंड तरीके से करते हैं, वो बहुत जरूरी है। इस पर बड़े प्रश्न उठते रहे हैं। बात यहां तक आई है कि गवर्नेंस जो है वो सीखा जा सकता है। हालांकि हम इस पर भी बात कर चुके हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत डिफरेंट है सिंगापुर और भारत का, जो हम जानते ही हैं इस बात को। वहाँ पर 20 साल आगे का, 25 साल आगे का विजन रखा जा सकता है, हमारे यहाँ थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, सरकारें बदल। हालांकि संजीव श्रीवास्तव जी ब्रेक से पहले कह रहे थे कि जिस तरह का विजन अभी प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है उसको कोई भी सरकार आती रहे वो बदलेगी नहीं, क्योंकि ये देश के विकास के हित में। थोड़ा गवर्नेंस पर आप रोशनी डालें। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हम एक बेहतर गवर्नेंस या फिर सचमुच सिंगापुर से कुछ सीख सकते हैं? थैंक यू, प्लेजर आपके साथ। नो, डेफिनेटली सीख सकते हैं और हम उसी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इनफैक्ट आपके शो पे आने से पहले मुझे याद आया 2014 में इलेक्शन मई में हुई थी, जब मोदी जी आए थे, उससे 1 महीने पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि क्या मोदी
एक डेंग बनेंगे जो चाइना के थे, या ली क्वान बनेंगे, ओके, जो भी रहा एटसेट्रा। जी। वो 2014 का 10 साल पहले की मुझे याद आ गया। इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये अपने आप में उस समय पर लिखना काफी दिलचस्प बनाता है इस मुद्दे नहीं, को। क्योंकि उस समय ये हो रहा था ना कि मोदी अगर जीत जाते हैं कि मोदी मार्garet थैचर बनेंगे या रोनाल्ड रीगन बनेंगे। क्योंकि उस समय मैं ये बात करूं, मैंने शायद मार्च अप्रैल में लिखा था, मई में इलेक्शन थी, तो ये था कि अगर अगर मोदी बने, राइट, एज ए एनालिस्ट आई रोट कि ये क्या मार्garet थैचर के राह पे जाएंगे या रेगन पे जाएंगे या कैसे जाएंगे। तो मेरा ये कहना है, सोच थी, या तो डेंग या उसका जो भी पूरा नाम है, या ली क्वान। एंड माय सेंस वाज कि अगर इंडिया को इतना हमें बदलना है तो मोदी को ली क्वान के मॉडल पे जाना पड़ेगा। परंतु उसमें एक बहुत बड़ा कावियात है। वो कावियात है कि ली क्वान अपने देश में पूरा टोटल एब्सोल्यूट कंट्रोल, और देखिए सिंगापुर की एक अलग सिचुएशन है, छोटा देश है, बहुत छोटा है, एटसेट्रा। तो वो था, वो मुझे याद है। बट कमिंग बैक नाउ, अब जो बात हो रही है, देखिए प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे यहाँ मल्टीपल सिंगापुर्स बनेंगे, एब्सोल्युटली। इसमें एक फिलॉसफी और आती है, और शायद हम याद हो, एक जमाना था जब एक वर्ड बहुत यूज होता था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जी राइट। जी। अभी अभी भी है हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी इत्यादि में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसमें स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मल्टीपल इश्यूज वगैरह एड्रेस करी जाती थी फॉर अ कंपनी टू लोकेट। तो प्राइम मिनिस्टर जो ये कह रहे हैं हम समझ सकते हैं, और डेफिनेटली वो एक फ्यूचर है इंडिया का। एक क्लस्टर्स, एक क्लस्टर हो, एक जोन हो, जहां पर एक इकोसिस्टम हो, सेमीकंडक्टर्स का हो, कहीं फार्मास्यूटिकल्स का हो, कहीं केमिकल्स का हो, कहीं फाइनेंस का हो। गिफ्ट सिटी जो है आपकी गुजरात में, जी जो पीएम मोदी की होम स्टेट है, बनी किस एंगल से बनी? उसी एंगल से बनी ना कि एक स्पेशल जोन हो जहां पे स्पेशल फैसिलिटीज हो जो उस तरह की कंपनीज को चाहिए। ईज ऑफ गवर्नेंस की जो बात है, यस एग्जैक्टली वो हो वहां पर, एंड देन वहां पे कंपनीज आए, निवेश करें या ऑपरेट करें, नॉट ओनली फॉरेन बट इवन इंडियन इत्यादि जो भी। जी। तो ये एक आइडियल है मैं कहूंगा। एंड ये सब दुनिया के सारे देश इस मॉडल को रेप्लिकेट करना चाहते हैं कि भाई ओके, एक जोन हो जाए, स्पेशल जोन हो जाए, बहुत प्रॉस्परस हो और इकोनॉमी आए। तो अब बात यह कि इट डिपेंड्स हर देश की अलग अलग इंटरनल सिचुएशन पे, देश के अंदर के हालात पे, देश के अंदर की गवर्नेंस पे, देश के अंदर जो बाकी इकोसिस्टम है। हम सेमीकंडक्टर्स के लिए मानिए स्पेशल जोन बनाते हैं, बट अगर उस जोन में वो कंपनीज नहीं है, छोटी से बड़ी से लेकर के, मानिए जैसे ऑटोमोटिव में नट्स एंड बोल्ट से लेकर के दूसरी, तो वो जोन सक्सेसफुल नहीं जी। हो पाएगा। चाइना सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि चाइना ने जो भी करा, चाइना ने भी बाय द वे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बहुत अच्छे से मैनेज किया। क्लस्टर्स हैं जहां पर ये सब इकोसिस्टम है जो सक्सेस होता है। तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, इफ नॉट चैलेंज बट कंडीशन टू लुक एट इज कि अगर हम चाहते हैं कि देश के अंदर 10-20 सिंगापुर बने, या हम कई बार कहते हैं हम दुबई बनाएंगे इंडिया में, 10 दुबई बनाएंगे, क्यों नहीं? दुबई क्या है? दुबई इज ओनली ए ट्रेडिंग हब, ओके। तो हम 10 बनाएंगे, वो हम बना सकते हैं, सोच सकते हैं, मॉडल पूरी दुनिया के पास है, पर इन मॉडल्स को रेप्लिकेट करने में चुनौतियां होती हैं। वन एंड सेकंड पॉइंट क्विकली आई से, सिंगापुर के पर्सपेक्टिव से इंडिया को बहुत आई थिंक स्ट्रेटेजिक एलिमेंट है, नॉट ओनली कि ये क्लस्टर्स वगैरह। सिंगापुर से भारत में हमारी निकट है, हम हमारे डायस्पोरा का भी लिंक है, कल्चरल लिंक है, एंड सिंगापुर का जो इन्वेस्टमेंट फंड है, आई थिंक डीबीएस के जो आशीष जी बैठे हैं वुड वेरी मच नोट दिस कि टेमासिक एक अच्छा खासा फंड है जो ऑलरेडी इंडिया में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। तो हमें जो चाहिए, टेमासिक द्वारा अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, ऐसे जोन्स हो जहां पे टेमासिक, एंड बाय द वे आई लिंक इट टू ब्रुनई आल्सो क्विकली। ब्रुनई की जो विजिट थी बहुत अच्छी थी, ये वो मल्टीपल चीजें, एनर्जी एंड हमारी दूर रीच साउथ चाइना सी एंड ऑल। ब्रुनई का भी इन्वेस्टमेंट फंड है, एंड ब्रुनई और सिंगापुर आपस में तालमेल रखते हैं। तो इस विजिट से अगर हम इस तरह का कोई एक इकोसिस्टम की तरफ चलें, जहां पर कि हम एक जोन्स बीट सेमीकंडक्टर्स मान लीजिए,
उसमें सिंगापुरियन इन्वेस्टमेंट एंड ब्रुनेई उनके साथ आ जाए, दैट विल बी द किकर। आपने बहुत मतलब मैं आपको ध्यान से इसलिए सुनता रहा और बीच में इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो आपने बिना पूछे जो है वो उनको क्लियर कर दिया, बहुत सारे सवाल जो है वो उत्तरित हो गए। एक बात बहुत सही है कि चाइना जो है वो अपने मॉडल पर चलता है, हम किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। हर देश की अपनी एक संस्कृति होती है, वहाँ का एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के चांसेस वहाँ पर चाइना में मिलते रहे, माओ के समय से लेकर अभी तक वहाँ का बिल्कुल अलग मिजाज है। सिंगापुर का अपना तौर तरीका है, वहाँ पर हम देख रहे हैं ली क्वान, उनके बाद उनके बेटे, तो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अलग है। इसलिए हम किसी देश के जैसे हो जाएं ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन हम अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं, हमारा लोकतंत्र भी बरकरार है और विकास भी होता रहे। उसमें कहाँ कहाँ अब कमियां लगती हैं, कहाँ रफ्तार देने की ज़रूरत है, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। और रजत, क्योंकि अभी आपने रोबिंदर सर को सुना तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा इसमें एड ऑन करें कि वो कौन कौन से सेक्टर हैं। एक टेक एंटरप्रेन्योर के नाते आपने विदेशों में काम किया, उसके बाद भारत में आकर काम कर रहे हैं, आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं, किन चीज़ों में सुधार की गुंजाइश देखते हैं? जी, प्रवीण जी, अगर आप स्टार्टअप के सेंस में ही बात करेंगे तो आपको शायद ये जान के आश्चर्य होगा कि भारत में जो बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स बने थे उन्होंने अपना बेस सिंगापुर शिफ्ट कर लिया। उसमें एक बड़ा नाम फ्लिपकार्ट का आता है। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं, बहुत से स्टार्टअप्स हैं जो वहां पर शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों? उसके मल्टीपल रीजंस हैं। टैक्स का कम होना एक बड़ा रीजन है। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है तो उसके कारण बहुत सी चीजों पे उन्हें और टैक्स नहीं देना पड़ता। पर साथ ही साथ वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसकी बात कर रहे थे अभी आशीष जी, सिर्फ ओपन करना, कंपनी स्टार्ट करना नहीं, भारत में कंपनी बंद करना इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। वो एटलीस्ट सिंगापुर में इन सब चीजों का, रूल्स का प्रॉपरली ध्यान रखा था। आपने एक टर्म यूज किया था सॉफ्ट डिक्टेटरशिप, जो सिंगापुर के सेंस में। देखिए प्रवीण जी, एक इंपॉर्टेंट बात जो है समझने की है, ये बात सही है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद के भी जो प्राइम मिनिस्टर हुए उन्होंने डेफिनेटली लीड किया, बहुत अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड की। बट एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो उन्होंने किया, वहां के इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया। जो आज टॉप में सिंगापुर आता है, चाहे वो एसडीआई के केस में हो या फिर करप्शन फ्री होने के सेंस में जो क्लीन कंट्री मानी जाती है, उन सब के पीछे वहां के इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा रोल है। वहां पर ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिमिलर टू सीबीआई, आप उन्हें ले लीजिए, वो प्रधानमंत्री तक को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर सकते। और इस तरह का जो सिस्टम उन्होंने चाहे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के केस में बनाया है, चाहे वहां की रेगुलेटरी पॉलिसीज के सेंस में बनाया है, वहां के रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस और मैकेनिज्म के केस में बनाया है, ये बहुत क्रूशियल हो जाते हैं किसी भी एक कंट्री के लिए जब बाहर से पैसा आ रहा हो। जैसे भी दुबई का भी एग्जाम्पल लिया गया, सिमिलरली वहां जरूरी है कि जो ओपन ट्रेड की पॉलिसीज होती है, जो कैपिटलिज्म के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसमें एथिकल गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली चीजें आती हैं, वो अगर प्रॉपरली फॉलो होती हुई दिखती हैं तभी बाहर से पैसा उस बड़े लेवल पे आता है। ये चीजें भी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे आशीष आप बताइए, क्योंकि आप डीबीएस बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, आप बैंकिंग सिस्टम को तो जानते हैं, हालांकि मैं जानता हूं कि आप तकनीकी पहलू को ज़्यादा देखते हैं, लेकिन मुझे फिर भी ये बताइए कि ये बिजनेस हब के तौर पर डेवलप होने में, ज़्यादातर बड़े बड़े ऑफिसेस का यहाँ पर होना, बैंक्स का यहाँ पर होना, इसकी क्या वजह रहती है और इस तरह का हब कैसे क्रिएट हो गया? जबकि हम जानते हैं कि 40 साल पहले, 50 साल पहले सिंगापुर के हालात बद से बदतर थे, मजदूरों की बस्ती थी एक। बिल्कुल सही प्रवीण जी, आपने एकदम सही बात कही है। मेरे ख्याल से सिंगापुर के स्टार्ट एक ट्रेडिंग हब के तौर पे ही हुई थी और ज्यादातर लोग छोटे व्यवसायों में व्यस्त रहते थे। मछली पालन इनका एक प्रमुख स्रोत हुआ करता था। पर वहां से लेकर अब तक की जो सिंगापुर की जर्नी रही है वो बहुत ही काबिले तारीफ रही है। इसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो विजन इनके प्रधानमंत्री मिस्टर एल के वाई का रहा है। उसके अलावा कंपनीज के लिए जैसे एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है यहाँ पर आके सेंटर खोलना। और सिंगापुर की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन अगर आप देखेंगे तो वो एक इक्वी डिस्टेंस है सारी मेजर कंट्रीज से। इधर आप जापान चले जाएं, इधर आप मिडिल ईस्ट साइड आ जाएं, तो यहाँ से कोई भी एक एशियन हेडक्वार्टर को रन करना आपके लिए एक आसान हो जाता है। दूसरा, पॉलिसी मेकिंग और बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत सरल है यहाँ पर। आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं
जैसे बैंकिंग रिफॉर्म्स हो गए या बैंकिंग हाँ, भौगोलिक रेगुलेशंस हो गए। स्थिति के लिहाज से बहुत सारे देश ऐसा कर सकते थे, कुछ ने किया भी है वहां पर, जैसे हम मलेशिया को देखते हैं, अन्य देश। भौगोलिक स्थिति तो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसके साथ साथ उस जगह पर आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या कुछ किया है, किस तरह का माहौल बनाया है। सर सचदेव वरिष्ठ फॉरेन एक्सपर्ट हैं। सर मुझे अब आप ये बताइए कि हम एक तरफ बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, और आपने देखा कि जब भी इलेक्शन आते हैं स्मार्ट सिटी को लेकर विपक्ष का हमला होता है कि भाई स्मार्ट सिटी की इतनी बात की गई, कोई स्मार्ट सिटी क्यों नहीं दिखाई देती, पहली चीज़। दूसरा, भारत में होंगे कई सिंगापुर, इन दोनों को कैसे जोड़कर देखा जाए। और स्मार्ट सिटी की टर्म इस यात्रा से पहले हम दे चुके हैं, यानी ये विजन पहले ही आ चुका था। इसके व्यवहारिक पहलू को बताएं और इसमें जो चैलेंजेस आते हैं वो भी बताएं सर। मैं बुलेट पॉइंट्स में कहूंगा, जी। 1990s में मैं अमेरिका रहता था और मेरी कंपनी ने सिंगापुर के लिए स्मार्ट सिंगापुर प्लान दिया था, विच वॉज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। 90 की बात है, उसे अलग छोड़िए। आई थिंक 2-3 चीजें हैं। सबसे नंबर 1, हमें टू बी ए सिंगापुर और क्लस्टर्स इज द इश्यू ऑफ करप्शन। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है, उसमें सरकार पॉलिसीज आसान करती है, इंस्टेड ऑफ 10 एप्लीकेशन ये करो वो करो इत्यादि इत्यादि, बट ग्राउंड लेवल पे हमारी करप्शन बहुत ज्यादा है। वन, दैट स्टॉप्स। सेकेंडली, एशियन हेडक्वार्टर्स की अभी बात हो रही थी। आई कंप्लीटली एग्री विद रजत जी एंड आशीष, जो हमारे आशीष जी, जी। कि मेरे जानने वाले हैं, उनकी लॉ फर्म बेंगलोर में है, इंडिया की इस समय टॉप लॉ फर्म्स में जा रही है लेक्सिजन। उसने अभी डिसाइड किया 1 साल पहले अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट किया सिंगापुर। 2 रीजन थे, एक तो एशिया पैसिफिक ग्रोइंग, तो बिजनेस वहां मिलेगा, पर बात यह है कि उसको बैंगलोर में रहकर के ही वो अपना कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर बैंगलोर क्यों नहीं रखता। उसे लगा कि सिंगापुर में जाकर मैं हेडक्वार्टर बनाऊंगा तो मेरे को ज्यादा स्टार्टअप्स बिजनेस मिलेगा, डन। बट इंडिया के अंदर ही क्यों नहीं उसको ये सिचुएशन लगी। तीसरी बात, सेमीकंडक्टर चिप्स की इस समय बात हो रही है ना, इसमें जो हो रहा है, जो मुझे दिखता है, एंड आवर टेक कोलीग विल टेल बेटर, 28 नैनोमीटर के जो चिप्स होते हैं उससे ऊपर के चिप्स काफी लोग बना लेते हैं, चैलेंज होता है उससे नीचे के चिप्स बनाने को। सिंगापुर काफी चिप्स बनाता है, विदेशी कंपनी जो वहां बनाती हैं। सिंगापुर के पास लैंड और रिसोर्सेज की कमी है। सिंगापुर अपने को इसी चिप गेम में ऊपर ले जाना चाहता है, तो ये एक नेचुरल डील बनती है सप्लाई चेन बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, कि उनकी कंपनीज ऊपर वाले हायर एंड सेमीकंडक्टर्स पे जाएं और उनकी कंपनीज जो वहां हैं, जो 28 नैनोमीटर के जो हर जगह चिप्स रखते हैं, उनकी प्रोडक्शन इंडिया में बेस करने का सोचें। बट सिंगापुर की गवर्नमेंट के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो कहे ये करो तुम, और ना वो कर पाएंगे। ये प्राइवेट सेक्टर खुद डिसीजंस लेगा, और प्राइवेट सेक्टर डिसीजंस ऐसे तब लेगा जैसे अभी बात हो रही है। अगर मोदी जी ने कहा और कहा है कि हम सिंगापुर 100 बनाएंगे इंडिया में, एक शुरू हो जहां पर इस तरह की फैसिलिटेशंस हो, ताकि सिंगापुर की जो सिंगापुर में जो मल्टीनेशनल्स हैं, सिंगापुर की नहीं है, सब फॉरेन कंपनीज हैं, वो जो कंपनीज वहां जो वो चिप्स बना रही हैं, वो अपना लोअर एंड की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया शिफ्ट करे और उसमें पैसा डाले टेमासेक एंड ब्रुनई। जी रजत, मुझे ये बताइए कि इससे क्या प्रोडक्शन की संभावना है। आपने बोला था, हालांकि हमने इस पर बात की है, जो रविंदर जी ने अभी बात कही, इस पर हम ब्रेक से पहले थोड़ी बात कर चुके हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या प्रोडक्शन के लिहाज से भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, टेक्निक वहाँ से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है। जी, एक्चुअली हाँ, यही एग्जैक्टली हमने इस पर बात की थी कि लेबर और लैंड की जो बात हो रही थी, वो इंडिया के केस में वो डेफिनेटली बड़े लार्ज स्केल पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो वहाँ से जॉइंट वेंचर्स होंगे, बेसिकली ये हो सकता है कि वहाँ से टेक्नोलॉजी हम लें और एक बड़ा फंड, बिकॉज कोई भी ऐसा एक प्लांट सेटअप करने के लिए आपको मिनिमम $500 मिलियन चाहिए होता है, मिनिमम। और उसके बाद तो 2-5 बिलियन डॉलर तक का तो आप मान के चलिए कि प्लांट रहेगा ही रहेगा। तो इसके लिए जो इनिशियल फंड चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट कह रही है कि उसने $10 बिलियन का ओवरऑल फंड भी सेटअप किया है जहां से लोग ले सकते हैं, तो ये इनिशियल जो फंडिंग रहेगी उसमें 50% इंडिया के साइड से, 50% नॉर्मली बाहर के कंपनी के साइड से रहेगी, और इसके बाद जो टेक्नोलॉजी रहेगी वो बाहर की कंपनी की रहेगी, अब जो भी कंपनी आ रही है उनके साथ। और एग्जैक्टली सचदेव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो लोअर एंड के हैं, यानी कि 28 नैनोमीटर
से ऊपर के, इसमें 100 नैनोमीटर या इवन माइक्रोमीटर तक के भी आते हैं। ये सारे भी जो बनाने हैं ये भी बहुत क्रूशियल हैं, क्योंकि ये लार्ज स्केल में यूज किए जाते हैं। देखिए आज के टाइम पे जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, तो इसमें मल्टीपल तरह के आईसीज का, चिप्स का यूज होने वाला है। इसमें जो 2 नैनोमीटर या 3 नैनोमीटर के हाईली सोफिस्टिकेटेड हैं, हो सकता है ये चीज सिंगापुर अपने पास रखना चाहे। और हमने शायद पहले भी इस पे बात की है कि जैसे यूएसए भी, और इसके जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, सिर्फ इकोनॉमिक रीजंस नहीं है, यूएसए भी ये सब चीजें अपने पास रखना चाह रहा है, जिसके लिए जो बाइडेन ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसी जो कंपनीज हैं वो चांसेस ज्यादा हैं कि या तो वो सिंगापुर या यूएसए वाली कंट्रीज में ही सेटअप रहेंगी जो 2 नैनोमीटर 3 नैनोमीटर का बना रही होंगी, लेकिन बाकी सारा का सारा बेस इंडिया में शिफ्ट किया जा सकता है। इसमें चाइना +1 स्ट्रेटेजी भी इन्वॉल्व है। ताइवान में जो बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन ताइवान में बढ़ते हैं तो वहां भी इंडिया बहुत बड़ा ऑप्शन होगा। ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इसीलिए बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, गुजरात की कुछ सिटीज, ये ऐसे हब्स बन सकते हैं जिनको हम एसईजेड के बारे में रविंदर जी ने बात की। ऐसा नहीं कि पहले हमने इस पर प्रयास नहीं किए। एसईजेड एक समय पर बड़ा एक इसका शोर था, और अभी स्मार्ट सिटी का भी टर्म बहुत चला। आशीष, देहरादून से सिंगापुर चले गए, जब वापस आते होंगे तो बहुत सारी चीज़ें सोचते होंगे, यहाँ ऐसा है वैसा। मैं देखता हूँ आमतौर पर बहुत कमियां भी दिखती हैं, बट एक्सपेक्टेशन कितनी बड़ी, और आपको क्या लगता है कि क्या क्या हो सकता है? प्रवीण जी, आपने बहुत सही बात कही, और मैं रजत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया है, जो वापस आकर इंडिया में जो उन्होंने टेक स्टार्टअप जो कर रहे हैं, ये इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप, एंड आई थिंक ही वुड बी इंस्पिरेशन फॉर many मोर यंगस्टर्स। हर कोई यही चाहता है कि अपने वतन जाकर कुछ वहां के लिए भी कंट्रीब्यूट करे। मेरे ख्याल से जितने मैं लोगों को जानता हूँ, कम से कम आधे लोगों के मन में ये विचार रहता है। कितने कर पाते हैं वो आपको पता ही है, मतलब लिमिटेशंस रहती हैं सबकी अपनी अपनी। थोड़ा सा मेरे को जो लगता है वो है, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है। इंडिया में थोड़ा सा सिस्टम अलग है, यहाँ पर थोड़ा अलग है। यहाँ पे जो नॉट डिक्टेटरशिप बट एक कंट्रोल टाइप का जो गवर्नमेंट के पास रहता है, इट इनेबल्स मैनी मोर थिंग्स टू बी इम्प्लीमेंटेड फास्ट। आई थिंक रविंद्र जी, आप जैसे उन्होंने कहा भी कि निचले लेवल पर जो भ्रष्टाचार है वो एक बड़ी चुनौती, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। जी सर, बोले। अनम्यूट कर लीजिए सर, अगर म्यूट है तो। आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हम लोग। सॉरी, जी जी, यस यस। आशीष, आप कह रहे हैं देहरादून से कहाँ पढ़े? मैं सेंट जोसेफ देहरादून से पढ़ा हूँ। वी कैन टेक दिस लेटर। श्योर। देहरादून सुन के सीधे कनेक्ट हो गए रविंदर जी। जी बिल्कुल। यही जो हमारी ग्लोबल कनेक्ट जो इस समय पे चल रहा है, ये एक बहुत ऊर्जा दे रहा है। जी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम जो बातें करते हैं, देखिए पैनल पर हमने बात की, मुझे भी जब बात करते हैं तो देखिए एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है कि संभावनाएं बहुत है। बट रविंदर जी ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। वो इतने लंबे समय से देश की राजनीति देख रहे हैं, अमेरिका में काम किया, उसके बाद भारत। आप दोनों जो कर रहे हैं वो बहुत सालों पहले कर चुके हैं, और यहीं देश में रह रहे हैं, तो यहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो को देख भी रहे हैं लंबे समय से। तो निश्चित तौर पर मन में एक ये भी रहता है कि हम कर सकते हैं, हमारे पास असीम संभावनाएं। इसके बावजूद कुछ अड़चनें आती हैं, वो अड़चनें जल्द से जल्द दूर हों, और सचमुच में व्यवहारिक रूप से धरातल पर हम मजबूत काम देख पाएं, और कई सिंगापुर यहां आपको देखने को मिले। बड़ी अच्छी चर्चा रही। रविंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रजत, आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। आशीष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सिंगापुर से हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। तो देश में होंगे कई सिंगापुर, भारत का सवाल में आज इस पर हमने बातचीत की, इसके व्यवहारिक पहलुओं को समझने की कोशिश की। लगता है कि कुछ प्रयास किए जाएं, खासतौर पर गवर्नेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट। और जब गवर्नेंस की बात कही जाती है तो उसमें मसला ये आता है कि निचले लेवल पर एक भ्रष्टाचार की बात रविंद्र सचदेवा जी, सीनियर फॉरेन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कही, और उनका कहना था कि इम्प्लीमेंटेशन जो है उस पर हम कल भी बात कर रहे थे कि क्रियान्वयन योजनाओं का ये पुख्ता होना, समयबद्ध होना बड़ा आवश्यक है। काम हो जाएंगे, कई सिंगापुर बन जाएंगे।